नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मैं प्रारंभ करूं इसको, इससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और संबंधित तक इस वीडियो को जरूर साझा करें। पसंद आए तो लाइक करें और अगर इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपकी सलाह डालें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या आएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोल दें या मौलिक क्षेत्राधिकार, एक ही बात है। तो इसमें क्या आएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? इसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, यानी सीधा ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या आएगा इसमें, देखते हैं आगे। संघीय संबंध, इसमें क्या आएगा, केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवाद में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक अहम निर्णायक होता है, यानी वहाँ ये मामले सीधे आते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, इनको केवल यानी जो ऊपर वाले मामले, इनको केवल सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है। इस कारण यह इसका एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा क्या होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के अतिक्रमण संबंधी अगर कोई प्रश्न उठता है तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वेसर्वा है। जो अगला बिंदु है उसमें हम देखेंगे रिट संबंधी अधिकार, पावर रिलेटेड टू रिट पिटीशन। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। यह कार्य हाई कोर्ट भी कर सकता है। यह रिट लगाने वाले पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इसमें बहुत सी तरह की रिट हैं। इनको अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो हमारे इससे संबंधित एक वीडियो था जिसमें हमने मूल जो अधिकार थे वो उसके अंदर हमने उसकी पूरी जो कितनी तरह की रिट कौन से भाग में आती हैं वो सारी का डिटेल है, तो वो अभी आप देख सकते हैं। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के नाम से वीडियो हैं। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जो मूल अधिकार वाला वीडियो है उसके अंदर ये सभी तरह की जो रिट हैं इनके बारे में उल्लेख हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट पावर। यह अपील का उच्चतम न्यायालय है, यानी इससे ऊपर अपील का कोई रास्ता भारत में खुला नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। इसके अलावा ये क्या कौन सी रिट होंगी इसमें, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यहाँ अपील हो सकती है। यानी जो स्टेट का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट, उसके जो आदेश जो न्याय हैं उनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो यहाँ आ सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्लियर कर देता है कि आप वहाँ जा सकते हो। वो प्रमाण पत्र भी उसके साथ संलग्न होता है। और बहुत सी तरह के ऐसे मामले हैं जिनके अंदर जो है व्यक्ति खुद भी ऐसा महसूस करता है कि वहाँ पर मेरे साथ जो है उचित निर्णय नहीं हुआ है, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उन मुकदमों पर पुनर्विचार करता है, पूरे कानूनी मुद्दों को दोबारा जांचता है और उसके बाद में डिसीजन को रिवाइज भी कर सकता है, यथावत भी रख सकता है। लेकिन व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो वहाँ तक अपील के लिए जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी। ये किससे संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अब इसमें होता क्या है आगे देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है, वह न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी बाध्यकारी किसी के लिए नहीं है, दोनों के लिए। यह सरकार के लिए कानूनी सलाह है, यानी राष्ट्रपति के पास कोई कानून जो है जाता है उसको वो देखता है, तो उसके ऊपर वो अपना जो विचार है उसको पुख्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी है, और वो जो सलाह है राष्ट्रपति माने या न माने वो उसकी मर्जी है। ठीक है। अगला जो बिंदु है ये तो जो हो गए क्षेत्राधिकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं।
अब इसके बाद में छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो हम देखते हैं। पहला जो बिंदु है न्यायिक सक्रियता, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें क्या था, भारत में इसका मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। यानी पहले क्या होता है कि व्यक्ति जो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पैटर्न आएगा। कब से आया है ये, तो हमने बताया ये जनहित याचिकाएं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PIL, जनहित याचिकाएं। ये क्या है इनको समझते हैं। ये 1979 में न्यायालय ने ऐसी याचिकाओं पर भी सुनवाई प्रारंभ की जिसमें याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित ना होकर अन्य ऐसा पीड़ित के लिए रिट लगा, यानी जिसने रिट लगाई है वो खुद पीड़ित नहीं, उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरे के लिए भी कोर्ट में रिट लगा सकता है और कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगा। ये नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये न्यायिक सक्रियता का पार्ट है। इसके अलावा कोर्ट है अखबार की खबर, डाक से प्राप्त शिकायतों पर भी को भी आधार बनाकर उन पर विचार करने लगी। ये भी न्यायिक सक्रियता, यानी अखबार में कोई बात आ गई, जजेज ने देख ली वो बात कि इस तरह से देश के अंदर अव्यवस्था है या कुछ गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर वो संज्ञान लेके कुछ आदेश सरकार को जारी कर दें कि आप ऐसा करें। तो यानी ये भी एक सक्रियता का पॉइंट है। या हम डाक से कोई शिकायत वहाँ तक प्रेषित कर दें कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी उसको भी आधार बना के कोर्ट जो है सुनवाई कर रहे हैं। तो ये जनहित याचिकाएं हैं सभी। अच्छा, यह एक नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। ये जो बातें हैं ये सभी मिलके क्या हो गई, न्यायिक सक्रियता हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और आगे, न्यायपालिका और अधिकार, जुडिशरी एंड राइट्स। इसमें मूल अधिकारों की बात आती है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दो तरह की विधियों का वर्णन संविधान में किया गया है। कौन कौन सी, एक तो है अनुच्छेद पहली जो है, इसमें इसको भी वापस डिवाइड किया है। इसमें अनुच्छेद 32 में जो बात है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। वो रिट की बात मैंने पहले क्लियर कर दी थी, वहाँ आप वीडियो देख लेना। इसमें क्या, जैसे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वगैरह, ये जो बातें हैं इनके द्वारा जो है मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 में। इसके अलावा अनुच्छेद 226 में क्या है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। वो जो सुप्रीम कोर्ट जारी करा वो हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये कौन से भाग में, ये अनुच्छेद में आएंगे 226 में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है विधि, दूसरी विधि है अनुच्छेद 13। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू करने से रोक सकता है। यानी सरकार ने कोई कानून बना दिया, उस कानून से लगता है कि मूल अधिकारों का आनंद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये दो तरह की जो विधियां हैं संविधान में दी गई हैं, और इनकी रक्षा का दायित्व किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। अगला जो बिंदु है, न्यायपालिका और संसद, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। यह है बहुत ही कंट्रोवर्शियल, विवादित रहा है दोनों के बीच में संबंध जो है। एक बार इस संबंध को क्लियर कर लेते, क्या है ये देखते हैं। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उसे लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। अब क्या हुआ, इस स्पष्ट विभाजन के बाद भी टकराव बना रहता है। अब देखो यहाँ क्लियर हो गया कि संसद कानून बनाती है और संविधान में संशोधन भी कर सकती है, यानी संविधान में संशोधन की सर्वोच्च पावर कौन है, संसद है। अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है कि क्या यह कानून संविधान की जो मूल अवधारणा है उसके अनुरूप है या नहीं है। अगर अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त भी कर सकती है। तो अब ये दोनों टकराव की स्थितियां हो गई। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में सामंजस्य से ही उचित व्यवस्था बनी रह सकती है, वरना टकराव बहुत बार बड़े स्तर पर आ चुके हैं। जैसे बहुत पहले संपत्ति के अधिकार पे बड़ा टकराव पैदा हुआ था न्यायपालिका और संसद के बीच में। उसके अलावा इनके जो आपके CBI के जो अधिकार हैं, इसके अलावा आपके हवाला कांड था, नरसिंहा राव मामला, इसके अलावा अभी जैसे
एनजेएससी जो मैंने अभी कल एक जो वीडियो प्रस्तुत किया था उसमें इसका पूरा उल्लेख किया था। उसमें जो है संसद ने पूरा वो कानून जो है तैयार कर दिया था, जिसमें जजेस की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, कॉलेजियम व्यवस्था, उसको रिवाइज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान की जो मूल बात है उसके विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो संसद अगर कोई कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे तो टकराव की स्थितियां हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए राष्ट्रपति भी ये ज़रूर करता है कि वो हस्ताक्षर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेता है कि यह जो अभी कानून बनने जा रहा है, क्या यह संविधान के अंदर फिट होगा या नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में अगर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और आपके मंत्रिपरिषद और सरकार जो है वो सभी इसको सामंजस्य के साथ देखते रहें तो ये टकराव की स्थितियां नहीं होंगी और सभी के सामंजस्य से बेहतरीन जो है लॉज तैयार होंगे और देश का सर्वोच्च विकास होता रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स और दोस्त जो पूरे समय तक वीडियो से जुड़े रहे उनका धन्यवाद। संक्षिप्त वीडियो ये था। पॉलिटिकल साइंस के वीडियो हम सतत रूप से लंबे समय से बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। बहुत सी तरह के रोचक वीडियो और उसके अलावा सब्जेक्ट के वीडियो हम डालते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों तक इसको ज़रूर साझा करें। पुनः आपका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।